नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तिरंगे का अपमान कर रहे खालिस्तानियों को भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। लंदन में देश के दुश्मनों की लगी क्लास। खबर में आगे जिक्र होगा कि इस्तीफे और भागने की तैयारी में बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस, एक्शन में आई पुलिस। आगे आपको बताएंगे कि विशेष रणनीतिक साझेदारी, भारत पर बड़ा बयान देकर पुतिन ने मचा दिया तहलका, पश्चिमी देशों में मची खलबली। आगे जिक्र होगा कि वक्फ बिल पर जेपीसी में बीजेपी की बड़ी जीत, सत्ता पक्ष के सभी संशोधन पास, विपक्ष की एक नहीं चली। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, फिर पड़ेगी भयंकर ठंड, आईएमडी का आया ताज़ा अपडेट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तिरंगे का अपमान कर रहे खालिस्तानियों को भारतीयों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। लंदन में देश के दुश्मनों की लगी क्लास। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर ब्रिटेन में मौजूद भारतीयों ने खालिस्तान समर्थकों को करारा जवाब दिया है। लंदन में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे खालिस्तान समर्थकों की भारतीय समुदाय से बहस हो गई। समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए भारतीय समुदाय के एक शख्स ने बताया कि हम यहाँ उच्चायोग में 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकजुट हुए थे और हमने देखा कि खालिस्तान समर्थक बाहर इकट्ठे होकर भारत और हमारी संप्रभुता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हमने एकजुट होकर उनके प्रदर्शन का जवाब दिया। हमें कोई नहीं तोड़ सकता। वहीं दूसरे शख्स ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हम झंडा फहराने के लिए भारतीय उच्चायोग आए थे और हमने देखा कि कुछ खालिस्तान समर्थक उच्चायोग के बाहर जुटकर हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इस्तीफे और भागने की तैयारी में बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस, एक्शन में आई पुलिस। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद सरकार की कमान संभाल रहे विवादित नेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे और देश छोड़कर भागने की चर्चा से बवाल मच गया है। पुलिस ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे और देश छोड़कर भागने की अफवाह फैलाने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी तब हुई जब आरोपी बीएनपी जमात नेताओं के घर पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इब्राहिम खलील उर्फ रसेल और गोलाम किबरिया उर्फ लिटन के रूप में हुई है। दोनों को शुक्रवार रात मोहम्मदपुर यूनिस के बांसा बाजार इलाके से हिरासत में लिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विशेष रणनीतिक साझेदारी, भारत पर बड़ा बयान देकर पुतिन ने मचा दिया तहलका, पश्चिमी देशों में मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द भारत का दौरा कर सकते हैं, लेकिन उनसे पहले उनका एक बयान खूब चर्चा में है, जहां उन्होंने भारत के साथ संबंधों को और मजबूत होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि रूस और भारत के संबंध विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। पुतिन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर ये प्रयास करते रहेंगे कि सभी क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत होते रहें, जिनसे दोनों देशों को लाभ हो। उन्होंने कहा कि रूस और भारत के संबंध विशेष हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ होते रहेंगे। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध से हमारे मूलभूत हित पूरे होंगे और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भी अनुरूप होगा। पुतिन ने रिपब्लिक डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामना संदेश में कहा कि 75 साल पहले अस्तित्व में आए भारत के संविधान में भारत के लोकतांत्रिक विकास की नींव रखी। तभी से आपके देश ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्र में सार्वभौमिक सफलता हासिल की और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहचान बनाई है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत का दौरा भी कर सकते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल पर जेपीसी में बीजेपी की बड़ी जीत, सत्ता पक्ष के सभी संशोधन पास, विपक्ष की एक नहीं चली। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा कर रही ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी ने सोमवार को बीजेपी और एनडीए के सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया है और इस दौरान विपक्ष द्वारा पेश किए गए हर बदलाव को ठुकरा दिया गया। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर संसदीय पैनल के सदस्यों ने मसौदा कानून में 572 संशोधनों का सुझाव दिया। जेपीसी बैठक के बाद विपक्षी सांसदों ने कार्रवाई की निंदा करते हुए जगदम्बिका पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये एक हास्यास्पद प्रैक्टिस थी, हमारी बात नहीं सुनी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, फिर पड़ेगी भयंकर ठंड, आईएमडी का आया ताजा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, देश में कहीं भयंकर ठंड
ठंड पड़ रही है तो कहीं हल्की गर्मी महसूस हो रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड से हल्की राहत मिली, हालांकि कुछ इलाकों में शीतलहर चल रही है और कुछ में घना कोहरा छाया रहा। अब एक नहीं दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होंगे, जिससे कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करने की संभावना है और एक पश्चिमी विक्षोभ 29 जनवरी से तो दूसरा 1 फरवरी से एक्टिव होगा। इनके प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच बर्फबारी और बारिश होने के आसार है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य आते हैं और इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा और दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में सर्दी का सितम बढ़ेगा। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश विदाई हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रयागराज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, संगम में लगाई डुबकी। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचे हैं। अमित शाह ने परिवार सहित संगम में डुबकी लगाई। गृह मंत्री के साथ उनके बेटे जय शाह, बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी साथ मौजूद रहे। उन्होंने साधु संतों से भी बात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इतिहास में दर्ज हुआ उत्तराखंड का नाम, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, टाइमलाइन से नियम तक सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संहिता की नियमावली व पोर्टल का लोकार्पण किया। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता कानून बनाया है। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा ने इससे संबंधित विधेयक पारित किया। 12 मार्च को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त हुई। फिर 14 मार्च को सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले इसकी नियमावली बनाने का निर्णय लिया। लगभग 1 साल तक चली कसरत के बाद नियमावली तैयार हो गई और इसके बाद इसे धरातल पर उतारने के लिए कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। संहिता के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विषयों का पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इनकम टैक्स की अब तक की सबसे बड़ी रेड, 36 मशीनें से गिने नोट और 10 दिन चली कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत में अब तक का सबसे बड़ा आयकर का छापा पड़ा तो 36 मशीनों से नोट गिने गए और 10 दिन तक कार्रवाई चली। इसमें इतने रुपए का कैश बरामद किया जो आप सोच भी नहीं सकते। आयकर विभाग की इस रेड में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी वसूली की गई है। नोट गिनने के लिए मशीन ही नहीं, बैंकों से कर्मचारी भी बुलाने पड़े। इनकम टैक्स ने उड़ीसा में 10 दिन लंबी रेड की थी और आयकर अधिकारियों ने बोध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड नामक शराब निर्माण कंपनी के कई ठिकानों पर दबिश दी और यहाँ पर आयकर विभाग की टीम ने नोटों को गिनने के लिए 36 मशीनें मंगवाई। आयकर विभाग ने अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन के दौरान 352 करोड़ रुपए की भारी रकम बरामद की और इस दौरान ये रेड अपने आकार और जटिलता की वजह से कई दिनों तक सुर्खियों में रही। इस दौरान इनकम टैक्स के अधिकारी 10 दिन तक अलग अलग ठिकानों पर जांच करते रहे। रेड के दौरान इनकम टैक्स ने जमीन के नीचे दबी संपत्ति का अंदेशा रखते हुए स्कैनिंग व्हील वाली मशीन भी मंगवाई और इसके अलावा 36 नई मशीनों की नोटों की गिनती के लिए व्यवस्था की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वाराणसी में महाकुंभ का प्रभाव, टूट रहे रिकॉर्ड। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगी 2 किलोमीटर तक की लंबी लाइन। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर काशी में देखा जा रहा है। बीते 3 से 4 दिनों में काशी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। काशी विश्वनाथ धाम के प्रमुख प्रवेश मार्ग पर 1 से 2 किलोमीटर लंबी कतार देखी जा रही है। इतना ही नहीं, देर रात्रि 11 बजे कपाट बंद होने के बाद सुरक्षा कर्मियों की तरफ से श्रद्धालुओं को ये बात समझाई जा रही है कि अब अगले दिन आप दर्शन के लिए कतार में लगकर बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए आइए। प्रयागराज से काशी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में बीते 3-4 दिनों से रोजाना 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात्रि तक विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर लंबी कतार देखी जा रही है।
जानकारी के अनुसार ज़्यादातर श्रद्धालु प्रयागराज संगम में महाकुंभ स्नान के बाद सीधा वाराणसी आ रहे हैं, जो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी अनुमान लगाया गया था कि 10 करोड़ श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रयागराज कुंभ के दौरान दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। निश्चित ही सावन और महाशिवरात्रि से भी ज़्यादा भीड़ इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में देखी जा रही है। मंदिर परिसर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर ही बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से वाराणसी शहर क्षेत्र के स्कूलों को 5 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में चलाने का दिशा निर्देश दिया गया है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गणतंत्र दिवस के दिन जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की साजिश नाकाम, एलओसी के पास पकड़ा गया पाकिस्तानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पार करने के बाद एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के त्रिनिकोट गांव के निवासी मोहम्मद यासिर फैज को पुलिस ने शनिवार करीब 11:30 बजे सलोत्री सीमावर्ती गांव से हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि फैज मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा था और उसे पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस थाने ले जाया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएंगे पाकिस्तान बांग्लादेश के सैन्य साठगांठ पर भारत का कड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जिस तरह से पाकिस्तान के साथ सैन्य साठगांठ करने में जुटी है, उसको लेकर भारत ने शुक्रवार को बेहद कड़ा संदेश दे दिया है। भारत ने कहा है कि वो देश के आसपास होने वाली सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और देश की सुरक्षा के लिए जो भी उचित कदम होगा वो उठाने को तैयार है। खास बात है कि भारत का ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक उच्च स्तरीय दल ने बांग्लादेश का इसी हफ्ते दौरा किया है, जबकि 10 दिन पहले ही बांग्लादेश के थल सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरूल की अगुवाई में एक दल ने पाकिस्तान का दौरा किया है। दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास शुरू किए जाने और पाकिस्तानी सेना की तरफ से बांग्लादेशी सेना को प्रशिक्षण देने पर भी बातचीत हो रही है। और इस बारे में जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया तो उनका जवाब था कि भारत के आसपास जो भी गतिविधियां होती हैं, हम राष्ट्रीय हित के संदर्भ में उस पर पैनी नजर बनाकर रखते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन, ढाका को दी जाने वाली सभी मदद तत्काल प्रभाव से बंद। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया है। ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी तरह की मदद को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। ट्रंप के कार्यकारी आदेश में बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया गया है। इस आदेश में बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद रोकने के साथ ही सभी प्रकार के प्रोजेक्ट पर भी स्टे लगा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि बांग्लादेश में चल रहे सभी कार्यों को भी तत्काल प्रभाव से रोका जा रहा है। USAID ने एक पत्र जारी करके ये जानकारी दी है। इसमें अनुदान, अनुबंध समेत सभी तरह के सहायता कार्यक्रम को तत्काल रोकने की बात कही गई है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुर्म का मुद्दा उठाया था और ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके कुछ ही दिनों में अमेरिका ने बांग्लादेश के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की है। हालांकि यूएसएस ने बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई वजह नहीं बताई है, मगर ट्रंप का यह फैसला बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूएसएड अमेरिकी एजेंसी है जो विभिन्न देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आपात और मानवीय सहायता जैसे मामलों में अरबों डॉलर की सहायता देती है। अमेरिका के इस कदम से बांग्लादेश को बड़ा झटका लग गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट से पहले मोदी सरकार ने दी सौगात, यूपीएस को लागू करने की तैयारी पूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आम बजट की तैयारी चल रही है। आगामी 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे संसद में पेश करने वाली हैं। बजट से पहले ही मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के लिए पहले ही आधिकारिक तौर पर नोटिफाइड कर दिया है और इसके साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन स्कीम की सुविधा प्रदान की जाएगी। यूपीएस लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूशन करेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा केंद्र सरकार ने बीते साल अगस्त में ही कर दी थी और इस दौरान ओल्ड पेंशन
पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के बीच समायोजन बनाते हुए यूपीएस लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मददगार रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी घोषणा पत्र पार्ट 3 शरणार्थी कॉलोनियों को मालिकाना हक, जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो यात्रा फ्री। जी हाँ दोस्तों, शरणार्थी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने से लेकर राष्ट्रीय राजधानी में 13,000 सील की गई दुकानों को फिर से खोलने, गिग वर्कर्स और मजदूरों के लिए 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 3 साल के भीतर यमुना को स्वच्छ करना, युवाओं के लिए 50,000 सरकारी नौकरियों तक। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिल्ली चुनाव घोषणा पत्र के तीसरे और अंतिम पार्ट में कई उपायों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने दिल्ली की 1700 से ज़्यादा अनाधिकृत कॉलोनियों में निर्माण, मरम्मत और बिक्री सहित पूर्ण स्वामित्व अधिकार देने का वादा किया है। भाजपा नेताओं के अनुसार इस कदम से दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। ऐसी कॉलोनियों के निवासियों की कानूनी मान्यता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए दिसंबर 2019 में पीएम उदय योजना शुरू की गई थी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2019 द्वारा समर्थित इस पहल का लक्ष्य 10 लाख से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाना है। हालांकि इस योजना को खराब प्रतिक्रिया मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी ने बदला ले लिया, पाकिस्तानी एक्सपर्ट का इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के इस्लामाबाद नहीं जाने पर बड़ा दावा, बताया बांग्लादेश कनेक्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो रविवार को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि की हैसियत से शामिल हुए हैं। वो चौथे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे और ऐसे में प्रबोवो का दौरा खास बन गया है। हालांकि एक और वजह से भी ये दौरा चर्चा में है। ये वजह पाकिस्तान से जुड़ी है। प्रबोवो के भारत के साथ पाकिस्तान का भी दौरा करने की चर्चा थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने दबाव डालकर प्रबोवो को इस्लामाबाद आने से रोका है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ग्वादर को दुबई बनाने वाला था पाकिस्तान, अब जान के लाले पड़े, चीन का अरबों डॉलर डूबा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पाकिस्तान का दुबई कही जाने वाला ग्वादर इन दिनों शहबाज सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। अब पाकिस्तानी सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ग्वादर का क्या करे। क्या वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की शुरुआती स्थल बदल दे या फिर उसे पूरी तरह से चीन को सौंप दे। हालांकि पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता है कि ग्वादर जैसे इलाके में चीनी सेना की मौजूदगी हो, क्योंकि इससे अमेरिकी जो सेना है और अमेरिका जो है वो नाराज हो सकता है और देश में भी विरोध हो सकता है। ग्वादर के लोग भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और ऐसे में पाकिस्तान के सामने ग्वादर एक बड़ी चुनौती बनकर उभर उठा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कई नई रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान करेंगी निर्मला सीतारमण, पूरे रेल नेटवर्क में होगा कवच लागू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार ट्रेन यात्रियों की करीबी नजरें यूनियन बजट 2025 पर लगी हैं। उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ट्रेन के सफर को आरामदेह बनाने के लिए 1 फरवरी को कई बड़े ऐलान करेंगी। रेलवे से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनियन बजट में सरकार का फोकस रेलवे को आधुनिक बनाने, पैसेंजर्स की सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के विस्तार पर होगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से नई ट्रेनें शुरू करने की जगह रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर फोकस बढ़ा है। सरकार ने फ्रेट कॉरिडोर को जल्द पूरा करने पर फोकस बढ़ाया है और इसके पूरा हो जाने पर रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी और इससे रेलवे की इनकम बढ़ेगी। ईस्टर्न कॉरिडोर पूरा हो चुका है, वेस्टर्न कॉरिडोर के भी बड़े हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है। ईस्टर्न DFC पंजाब और बिहार को कनेक्ट करता है, वेस्टर्न कॉरिडोर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करता है। सरकार ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर को जल्द पूरा करने पर फोकस बढ़ा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकतंत्र का ही कमाल, जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, अमित शाह की जनसभा में बटेंगे तो कटेंगे के जमकर लगे नारे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नरेला के रामदेव चौक पर एक जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। वहीं अमित शाह के अभिवादन के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। बता दें कि जनसभा में एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे के जम के नारे लगे और इस दौरान भाजपा समर्थकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज 76वां गणतंत्र दिवस है और इन 75 वर्षों में हमारे देश के लोकतंत्र की जड़ें पाताल से भी गहरी ले जाने का कार्य जनता ने ही किया। लोकतंत्र का ही कमाल है कि एक चाय वाला
नरेंद्र मोदी पीएम तीसरी बार बने और ये संविधान का ही कमाल है कि एक गरीब आदिवासी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, एक सामान्य जाट समाज का बेटा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने। दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि 8 फरवरी को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी और केजरीवाल के कुशासन का अंत 8 फरवरी को हो जाएगा। मैं आज बताने आया हूं कि नरेला, बांकनेर, होलंबी, कला जैसे वार्ड केजरीवाल की राह देख रहे हैं कि कब 5 साल आए और केजरीवाल को हटाए। 10 साल के केजरीवाल के शासन के अंदर दिल्ली बद से बदतर हो गई। 10 साल में जहां डबल इंजन की सरकारें विकास की गाथाएं लिख रही हैं, लेकिन 10 साल में दिल्ली में गंदगी खत्म नहीं हुई और स्कूल खत्म हो गए। अस्पताल में सुविधाओं का नामो निशान नहीं है। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रंप के ट्रेलर से चीन में हड़कंप। खुद जिनपिंग के विदेश मंत्री ने अमेरिकी समकक्ष को कर दिया फोन और चेतावनी देने का दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेलर से क्या वाकई चीन घबरा गया है? क्या बीजिंग को डर है कि ट्रंप पनामा नहर छीनने के साथ उसकी अन्य मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं?